नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हिंदी की पाठशाला में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की पाठ 13 जिसके हम मामा हैं। प्रकरण आपने सुना ना, जिसके हम मामा हैं। तो मतलब कि कहानी में कोई रिश्तेदारी है क्या? ऐसा कुछ है? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना बच्चों कि कोई भी किताब उठाने से पहले हम उसके शीर्षक को देखते हैं, उसके टॉपिक को देखते हैं और बस ये पता कर लेते हैं कि हाँ अंदर की कहानी क्या होगी, या कह सकते हैं कि हम उसकी एक कल्पना बना लेते हैं, एक अपनी ही कहानी बना लेते हैं कि इस पाठ के अंदर ये होना चाहिए, है कि नहीं? आपने भी जब ये कहानी या ये पाठ को आपने खोला होगा और जब आपने इसका शीर्षक टॉपिक को पढ़ा होगा जिसके हम मामा हैं, तो आपके भी दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि क्या ये किसी परिवार की कहानी है। चलिए अब पता करते हैं कि क्या ये सच में किसी परिवार की कहानी है या कुछ और। लेकिन उससे पहले कि जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा हिंदी साहित्य अनेक विधाओं से भरा हुआ है, चाहे वो गद्य हो या पद हो। पद हमारे छंद की शैली में होते हैं और गद्य में हमारी विधाएं होती हैं। कैसी विधाएं? आइए हम आपको बताते हैं। हिंदी साहित्य को कई विधाओं में लिखा जाता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारे गद्य और पद की कई शैलियाँ होती हैं। गद्य हमारी विधाओं में लिखा जाता है और पद हमारे छंदों में लिखे जाते हैं, जैसे दोहा, सोठा, सवैया। तो यहाँ पे हम गद्य की चर्चा करते हैं। तो हिंदी साहित्य में कई विधाओं में लिखा जाता है हमारे गद्य को, जैसे कहानी, निबंध, लेख, आत्मकथा, एकांकी, यात्रा वर्णन आदि। इन्हीं विधाओं में से एक विधा है व्यंग। जैसा कि व्यंग से आपको समझ ही गए होंगे कि व्यंग क्या है। व्यंग का अर्थ है हास्य, हंसी मजाक। हमारे हिंदी साहित्य में ऐसे बहुत से रचनाकार हैं जिन्होंने अपनी रचनाएं अनेक माध्यम में लिखी है, अनेक विधा में लिखी है। उसी में एक विधा है व्यंग भी। आखिर व्यंग हमारे रचनाकार की इतनी पसंदीदा विधा क्यों है? आइए जानते हैं कि रचनाकार व्यंग के माध्यम से जीवन के खोखलेपन, विसंगतियों और पाखंड को दुनिया के समक्ष उजागर करते हैं, जिनसे हम परिचित तो होते हैं लेकिन उनसे हम समझौता कर लेते हैं, है कि नहीं? आप नहीं तो हमारे जो बड़े हैं वो ये समझ गए होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व्यंग्यकार श्री शरद जोशी जी की व्यंग संग्रह में से एक रचना, जैसा कि पाठ का नाम है जिसके हम मामा हैं, आपका परिचय कराएंगे। यहाँ पे बच्चों एक बात और हम आपसे कहना चाहते हैं। हमारी किताबें हमारी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं और उनके अंदर जो प्रकरण है, जो शीर्षक है, जो टॉपिक है, वो हमारे मार्गदर्शक होते हैं। और जिस विधा के माध्यम से हमें समझाया जाता है वो हमारे लिए एक संदेश होता है, एक संकेत होता है। जैसा कि हमने आपसे कहा कि रचनाकार समाज में फैली हुई कुरीतियों और ज्वलनशील समस्याओं को, जो हमारे समाज में जो ज्वलनशील समस्या है, उनको व्यंग के माध्यम से हम तक पहुंचाते हैं, जिससे हमें बुरा भी नहीं लगता है और हम सच्चाई समझ लेते हैं। तो आज हम आपको पाठ 13 के माध्यम से श्रेष्ठ व्यंग्यकार श्री शरद जोशी जी के संदेश को समझेंगे और उनके जो पाठ है, पाठ के माध्यम से जानेंगे वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारे व्यंग्यकार श्री शरद जी जोशी जी का परिचय। जोशी जी हिंदी के श्रेष्ठ व्यंग्यकार हैं। समाज और राजनीति की गिरावट पर आपने गहरा प्रहार किया है। किस माध्यम से? व्यंग्य के माध्यम से। जोशी जी की भाषा सीधी और सरल होती है। ये आप ध्यान दीजिएगा, जब आप पाठ पढ़ेंगे आपको लगेगा ये तो आम हम लोग रोज के बातों में बोलते रहते हैं, रोजमर्रा की बातों में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनकी रचना की भाषा सीधी और सरल होती है। अपनी व्यंग्य रचनाओं के अंत में
ये तीखी चोट कहते हैं। ये भी आपको जानने को मिलेगा पाठ के माध्यम से। इनकी कई रचनाएं हैं, जिसमें है एक गधा और अलादाद खां तथा अंधों का हाथी। ये इनके नाटक हैं। परिक्रमा, किसी बहाने जीप पर सवार इल्लियां, रहा किनारे बैठ दूसरी सतह। एक बार फिर से, परिक्रमा, किसी बहाने जीप पर सवार इल्लियां, रहा किनारे बैठ दूसरी सतह। इनके व्यंग संग्रह है। मतलब इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो व्यंग के माध्यम से है, तभी इन्हें श्रेष्ठ व्यंग्यकार कहा गया है। बच्चों, आपको सन 1990 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। एक बार ध्यान दीजिए बच्चों, कब किया गया था? सन 1990 ईस्वी में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। आपका निधन 5 सितंबर सन 1991 ईस्वी को हुआ। लेकिन आज भी इनकी व्यंग, आज भी इनकी लघु कथा हमारे सामने हमारे सामाजिक कुरीतियों, पाखंडों को उजागर करती हैं। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने पाठ की तरफ। हमारा पाठ का नाम है जिसके हम मामा हैं, पाठ 13। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि पाठ का वाचन करने से पूर्व हम क्या करते हैं? काठिन्य निवारण। तो सबसे पहले कठिन शब्दों से आपका परिचय कराते हैं। आपके लिए कुछ कठिन शब्द हम लेकर आए हैं। वो क्या है? देख लीजिए। शब्द सज्जन, लपक, चरण, खैर, डुबकी। ठीक है, जैसा कि हमने कहा था कि शरद जोशी जी, तो उनकी जो रचनाएं होती वो बहुत ही सरल भाषा में होती हैं। कठिन शब्द तो हमें यही मिले हैं। सज्जन, सज्जन का अर्थ है भला आदमी। लपक, कूदना। चरण, पैर। खैर, ठीक है। डुबकी, प्रवेश करना। ये हमारे पाठ के अंतर्गत जिस अंक को हम आपको पढ़ाएंगे, उस अंक के अंतर्गत ये कठिन शब्द हैं। अब बच्चों, अब हम करते हैं पाठ का आदर्श वाचन। आदर्श वाचन करने के लिए आपको क्या करना होगा? बिल्कुल सही, अपनी किताबें खोलनी होगी। आप किताबें खोलिए और सबसे पहले देखिए कि किताब हमसे क्या कहती है। क्योंकि हमारी किताब, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि यह एक मार्गदर्शक है, एक दोस्त है। तो हमारी पुस्तक, हमारी रचना मुझसे क्या कहती है? देखिए आपके पाठ में जिसके हम मामा हैं, उसके नीचे 1-2 लाइन में कुछ लिखा हुआ है। ये पाठ से संबंधित एक प्रसंग है कि पाठ आपको क्या सिखाना चाहते हैं। पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ हिंदी साहित्य के लोकप्रिय विधा व्यंग्य के अंतर्गत दिया गया है। सबसे पहला जो हमने आपको बताया था, इसमें आज के राजनीतिज्ञों पर सटीक व्यंग्य किया गया है। आप समझ में आ गया हमारे पाठ में रचनाकार हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये परिवार पर आधारित है? बिल्कुल नहीं। तो अब हम आपकी रोचकता को कम करते हैं और पाठ को पढ़ते हैं। तो बच्चों, हम आपके सामने पाठ का वाचन करते हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। पाठ 13, जिसके हम मामा हैं। एक सज्जन वाराणसी पहुंचे। स्टेशन पर उतरते ही एक लड़का दौड़ता आया। मामा जी। लड़के ने लपक कर चरण छुए। वे पहचाने नहीं। बोले, तुम कौन? मैं मुन्ना। आप पहचाने नहीं मुझे? मुन्ना। वे सोचने लगे। हाँ, मुन्ना, भूल गए आप मामा जी। खैर, कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। तुम यहाँ कैसे? मैं आजकल यही हूँ। अच्छा, हाँ। बच्चों, यहाँ पे हम रोककर आपसे ये कह रहे हैं क्योंकि इनके सामने किसी का नाम नहीं है, लेकिन ये 2
व्यक्तियों के बीच में वार्तालाप है। जैसे सबसे पहले सज्जन पुरुष जो हमारे वाराणसी स्टेशन पर उतरते हैं, तभी एक लड़का दौड़ते हुए उनके पास आता है और उनके पांव छू लेता है। और अब यहाँ से शुरू होती है वार्तालाप। पहले लड़के ने क्या कहा, मामा जी, मतलब ये लड़के के संवाद हैं। वे पहचाने नहीं। यहाँ पे कौन आया, हमारे सज्जन व्यक्ति। उन्होंने पूछा, तुम कौन? मैं मुन्ना, आप पहचाने नहीं। तो ये किसके वाक्य हैं, लड़के के। मुन्ना, वे सोचने लगे। यहाँ पे कौन सोच रहा है, सज्जन पुरुष। हाँ मुन्ना, भूल गए आप मामा जी? खैर कोई बात नहीं, इतने साल भी तो हो गए। ये वाक्य किसने कहा, हमारे भांजे ने, जो एक मामा जी करके सज्जन पुरुष के पाँव पे पड़ गए थे, उन पे लपक लिए थे। तुम यहाँ कैसे? ये किसने पूछा, सज्जन पुरुष ने। मैं आजकल यही हूँ। ये किसने कहा, मुन्ना ने। अच्छा, ये किसके वाक्य हो सकते हैं, मुन्ना के या सज्जन पुरुष के? बिल्कुल सही, सज्जन के। हाँ, ये हमारे वाक्य हो गए मुन्ना के। तो ये उन दोनों के बीच में वाक्य हुए हैं, वार्तालाप हुए हैं, संवाद हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। मामा जी अपने भांजे के साथ वाराणसी घूमने लगे। चलो कोई साथ तो मिला, कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर। फिर पहुँचे गंगा घाट। सोचा नहा लें। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, मुन्ना नहा ले? किसने पूछा, सज्जन पुरुष ने। जरूर नहाइए मामा जी, वाराणसी आए हैं और नहाए नहीं, यह कैसे हो सकता है? ये किसने जवाब दिया, हमारे मुन्ना जी ने। मामा जी ने गंगा में डुबकी लगाई। हर हर गंगे। बाहर निकले तो सामान गायब, कपड़े गायब, लड़का भी गायब। मुन्ना, ए मुन्ना, ये किसने आवाज़ दी, मामा जी ने। मगर मुन्ना वहाँ हो तो मिले, तौलिया लपेट कर खड़े हैं। कौन, हमारे मामा जी। क्यों भाई साहब, आपने मुन्ना को देखा? कौन मुन्ना? वही जिसके हम मामा हैं। मैं समझा नहीं। अरे हम जिसके मामा हैं वो मुन्ना। वे तौलिया लपेटे यहाँ से वहाँ दौड़ते रहे, मुन्ना नहीं मिला। इस अंक को, इस वार्तालाप को हम यहीं पर रोकते हैं। इसके आगे क्या होता है ये हम अगले अंक में जानेंगे। पहले इस अंक को समझ लें। बच्चों, अभी जो हमने आदर्श वाचन किया आपके सामने, जो हमने आपको पढ़ा या आपके साथ जो हमने पढ़ाई की, पाठन किया, तो उसके माध्यम से हमने क्या जाना कि एक सज्जन व्यक्ति जो वाराणसी स्टेशन पर उतरते हैं कि अचानक उनके पास कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है और उनके पाँव को पकड़ लेता है और क्या कहता है, मामा जी, मामा जी। और वो व्यक्ति पहले तो अनजान रहते हैं, फिर कुछ बातचीत के बाद फिर वो भी उसे अपना भांजा समझ लेते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, फिर वो जाते हैं उनके साथ कहाँ, घूमने वाराणसी। और जब वो वाराणसी घूम रहे होते हैं तो कभी इस मंदिर कभी उस मंदिर, सब जगह घूमने के बाद वो कहाँ रुकते हैं, गंगा घाट पर। जब वो गंगा घाट पर रुकते हैं तो मामा जी बड़े प्यार से अपने भांजे मुन्ना से पूछते हैं, मुन्ना क्या नहा लिया जाए? अब वाराणसी आए हैं तो गंगा घाट के सामने है, तो चलो गंगा में डुबकी लगा ही लेते हैं। मुन्ना ने भी बड़े प्यार से मामा जी के साथ
हाँ में हाँ मिलाई और कहा, वाराणसी आए हैं तो आपको नहाना ही चाहिए। बड़े प्यार से मामा जी मुन्ना जी की बात को मानकर वाराणसी के गंगा जी में डुबकी लगाई। उन्होंने डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद हर हर गंगे कहते हैं ना, नहा के वो बाहर आए तो उन्हें क्या मिला? बताइए क्या मिला? कुछ नहीं। ना वहाँ मुन्ना थे, ना वहाँ उनका सामान था और ना ही वहाँ उनके कपड़े। उनके पास था तौलिया। अब मामा जी बड़े परेशान कि अचानक ये क्या हुआ। वो घाट के ऊपर आए, तौलिया लपेटे हुए यहाँ वहाँ सबसे पूछ रहे थे, मुन्ना कहाँ गया? क्या आपने मेरे मुन्ने को देखा है? क्या किसी ने मेरे मुन्ने को देखा है? लेकिन मुन्ना वहाँ होता तो मिलता ना। मुन्ना तो वहाँ था ही नहीं। और आप किसके साथ गए हैं ये तो अन्य लोग तो नहीं जानते ना। बेचारे वही एक तौलिया लपेटे हुए जहाँ से वहाँ घाट पर दौड़ते रहे। ये हमारा वार्तालाप है। इसके आगे हम आपसे क्या कहना चाहते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन अभी जो हमने आपके साथ पाठ का वाचन किया है, जरा देखें तो आपको कितनी जानकारी प्राप्त हुई। आपने कितने ध्यान से मेरे वाचन को सुना और पढ़ा, समझा। किया जाए एक फैसला? नहीं, आकलन। अब हम आपका आकलन करेंगे। तो बच्चों, आकलन में हम आपसे एक एक प्रश्न पूछेंगे। इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, तभी तो हम समझेंगे कि आपने पाठ का अच्छे से वाचन किया। पहला प्रश्न है, सज्जन जी किस स्टेशन पर उतरे? बताइए। बिल्कुल सही, वाराणसी स्टेशन पर। अब दूसरा प्रश्न आपके सामने आता है, किसने सज्जन जी के लपक के चरण छू लिए? किसने छुए थे? बताइए। लड़के ने। अच्छा, लड़के ने, बिल्कुल सही। एक मुन्ना नाम के लड़के ने। उसने अपना नाम भी तो बताया था ना बच्चों, मुन्ना। तो मुन्ना नाम के लड़के ने। अगला प्रश्न आता है, मुन्ना ने सज्जन से अपना परिचय किस रूप में दिया? बताइए। किस रूप में दिया उन्होंने? भांजे के रूप में। बिल्कुल सही जवाब, भांजे के रूप में। अगला प्रश्न है, मामा सज्जन भांजे के साथ कहां कहां घूमने गए? बताइए। बिल्कुल सही, मंदिर में और घाट पर। बहुत सही, वाराणसी के मंदिर और गंगा घाट पर। आगे प्रश्न आता है, गंगा में डुबकी लगाने के बाद मामा जी के साथ क्या हुआ? अभी भी याद है ना आप लोगों का? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। उनका सामान मुन्ना जी लेकर गायब हो गए। जैसा कि पाठ में आपने पढ़ा था, अभी हमने जो आदर्श वाचन किया था उसमें हमने ये पढ़ा था कि मामा जी मुन्ना को ढूंढते रह गए। कहाँ पे? घाट पर। क्यों? क्योंकि मुन्ना उनका सामान, कपड़े सब कुछ लेके गायब हो गए थे। बच्चों, यह पाठ अभी यहीं समाप्त नहीं होता है। इसका एक अगला अंक भी है, वो हम आपको बताएंगे अगले भाग में। लेकिन इस भाग को हम यहाँ अभी समाप्त नहीं करेंगे। आपके पाठ के अंतर्गत कुछ ऐसे भाषा हैं, कुछ ऐसे व्याकरण हैं जिनसे आपका परिचय कराना बहुत ही उचित है। तो इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं भाषा की बात के अंतर्गत उपसर्ग। बच्चे ध्यान दीजिए, आपके अभ्यास पुस्तिका में भाषा की बात में एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, जिसमें प्रश्न है, परलोक शब्द में पर तथा बदकिस्मत शब्द में बद उपसर्ग जुड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों में से उपसर्ग और शब्द अलग अलग कीजिए। ये प्रश्न आपके पाठ में अभ्यास कार्य में भाषा की बात प्रकरण के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें शब्द हैं अस्थायी, प्रसिद्ध, सपूत, सुगम, खुशकिस्मत, खुशमिजाज, नासमझ, गैर हाजिर। ये आपके शब्द हैं। लेकिन
इनको करने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। बच्चों, उपसर्ग वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में मतलब पहले लगाकर नए शब्द का निर्माण करते हैं या करके नए अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उप का मतलब ही है पूर्व में लगाना। जैसे एक बार फिर से, वह शब्दांश, शब्द का अंश, शब्दांश मतलब शब्द का अंश जो किसी शब्द के पूर्व में, पूर्व मतलब क्या बताया था हमने, पहले लगकर नए शब्द का निर्माण करके नए अर्थ का बोध कराते, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अब ये उपसर्ग कौन कौन से होते हैं? बहुत होते हैं बच्चों। आपके लिए हम कुछ लेकर आए हैं, थोड़े बहुत। कहते हैं कि सागर में से कुछ बूंद आपके लिए लेकर आए हैं, जैसे उप, वि, बद, अन आदि। इनके भी अर्थ होते हैं। चलिए आपको उदाहरण के माध्यम से हम समझाते हैं उपसर्ग क्या है और नए शब्द बनने के बाद उसका अर्थ क्या हो जाता है। जैसे उदाहरण है उपस्थित। उपस्थित में उप का अर्थ है उप, हमारा हो गया उपसर्ग। स्थित हमारा क्या हो गया, मूल शब्द। उपसर्ग मतलब उपसर्ग धन मूल शब्द, उन दोनों को जोड़कर ही हमारा एक नया शब्द बनता है, वो हमारा होता है उपसर्ग वाला शब्द। उप का अर्थ है उस ओर, मूल शब्द हमारा है स्थित, स्थित का अर्थ है बसा हुआ। उप धन स्थित मिलाकर हमारा क्या बना नया शब्द, उपस्थित, उस ओर बसा हुआ, वहां पर स्थित। समझ में आया बच्चों? आगे समझ में? अच्छा देखिए, जैसे हमने कक्षा 3 में एक हमारे पाठ में प्रश्न था कि शब्द के आगे कु और सु जोड़कर आप नए शब्दों का निर्माण कीजिए। उस वक्त वहाँ पे उपसर्ग का नाम नहीं लिया गया था क्योंकि वो हमारे छोटे स्तर की क्लास थी। यहाँ पे जो शब्द से पहले दूसरे शब्द को जोड़ा जाता है, उपसर्ग को एक छोटा सा अंश लिया जाता है, उसको जोड़कर, जैसे पुत्र, सु लगा दिया, सुपुत्र। पुत्र से पहले सु लगा है तो सुपुत्र। अब पुत्र से पहले हमारा क्या लग गया, कु, तो कुपुत्र। सुपुत्र का अर्थ क्या हुआ, अच्छा बेटा, अच्छा पुत्र। कुपुत्र का मतलब क्या हुआ, बुरा बेटा। कु का अर्थ है बुरा और सु का अर्थ है अच्छा। याद आया आपको बच्चों? इसी से आपकी ये रचना आगे बढ़ती है। इसीलिए कहते हैं हिंदी भाषा हमारे लिए गागर का सागर है, हर एक बूंद एक नई कहानी लेकर आती है। जैसा कि हमने आपको उपसर्ग के बारे में बताया है, अब आपके प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्या था हमारा कि परलोक में पर, बदकिस्मत में बद शब्द, उपसर्ग मिलकर नया शब्द बना है। नीचे दिए गए शब्दों में से आप उपसर्ग को और शब्द को किससे अलग अलग करना है, उपसर्ग और शब्द को। शब्द कौन कौन से हैं हमारे? शब्द हमारे हैं अस्थाई, प्रसिद्ध, सपूत, सुगम, खुशकिस्मत, खुशमिजाज, नासमझ, गैर हाजिर। अब यहाँ पे आपको उठाना होगा अपनी कलम, कॉपी या पुस्तिका। आप उठा के सामने रख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। जैसे हमने ये आपके सामने प्रस्तुत किया है चार्ट, ऐसे आप बनाइए। सबसे पहले आप लिखिए शब्द जो हमारे प्रश्न के अंतर्गत लिखे गए हैं, उसके आगे लिखिए उपसर्ग, फिर धन मूल शब्द। ऐसे ही ऊपर एक आप शीर्षक लिख लीजिए। शब्द में हमारे कौन कौन से आएंगे? अस्थाई, प्रसिद्ध, सपूत, सुगम, खुशकिस्मत, खुशमिजाज, नासमझ, गैर हाजिर। ठीक है, अब इसको हम प्रश्न में क्या कहा गया था कि हमें उपसर्ग और शब्द मतलब मूल शब्द को अलग अलग करना है, उसका विग्रह करना है। तो यहाँ पे अब हम शब्दों का विग्रह करेंगे। उपसर्ग में आ, धन स्थाई, मतलब मूल शब्द हमारा क्या है, स्थाई, और उपसर्ग क्या है हमारा, आ। स्थाई मतलब एक जगह, आ जुड़ गया, क्या हो गया, उसका कोई अपना स्थान नहीं, वो कहीं भी इधर उधर जा सकता है, अस्थाई। दूसरा शब्द है प्रसिद्ध।
प्र उपसर्ग धन सिद्ध, मतलब मूल शब्द। सिद्ध माने एक किसी में गुणी होना, और प्र माने उसको और प्रभावपूर्ण बना देना, तो प्रसिद्ध, ख्याति। सपूत, जैसा कि हमने आपसे कहा था क्लास 3rd में आपके ये प्रश्न था, वही शब्द यहाँ पे बच्चों आ गया है, सपूत। सा धन पूत, पूत का अर्थ है पुत्र, सा माने अच्छा, जैसे सुस्वागतम कहते हैं हम लोग, तो सा का अर्थ है अच्छा, हमेशा सा का अर्थ होता अच्छा उपसर्ग में। सा धन पूत, सपूत मतलब अच्छा पुत्र। सुगम, सु उपसर्ग है, धन गम, गम हमारा संस्कृत का लिया हुआ है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द यह है, गम का अर्थ होता है जाना, सु का अर्थ है आसान सरल, ठीक है। तो सुगम, सु धन गम, सुगम, सुरक्षित मतलब आसान रास्ता। खुशकिस्मत, ये जो हमारे आए हैं, खुशकिस्मत, खुश मिजाज, गैर हाजिर, ना समझ, ये सब हमारे उर्दू के शब्द हैं। हमारे वाक्य जो शब्द रचना है उसमें कई शब्द हैं बच्चों, रूढ़ हैं, यौगिक हैं, विदेशी है, देशज है, संस्कृत है, कई शब्द हैं हमारे, और अंग्रेजी भी शब्द हैं जो हम हिंदी साहित्य में यूज करते हैं। अभी देखिए हमने कहा यूज करते, यूज नहीं करते, प्रयोग करते हैं, ठीक है। यहाँ है खुशकिस्मत, खुश धन किस्मत, खुश माने अच्छा, प्रफुल्लित हो जाना, बहुत ही अच्छा होता है इंसान, जब प्रसन्न होता है तो कहते हैं बहुत अच्छा, यहाँ खुश का मतलब है अच्छा। किस्मत माने आपकी रेखाएं, जो आपके कर्म होते हैं, तो कहते हैं खुश किस्मत। खुश मिजाज, वही है, खुश मतलब अच्छा, मिजाज माने आपके, क्या है मिजाज आपका, बिल्कुल सही, आपका इस टाइम क्या कैसा मन है, आप बहुत अच्छे, आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, मिजाज का अर्थ होता है व्यवहार कैसा है, तो खुश मिजाज, आप बहुत ही खुश मिजाज के हैं, मतलब हमेशा हंसते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सबसे मिलजुल कर रहते हैं, ये हमारे उर्दू के शब्द हैं। ना समझ, ना धन समझ, मतलब ना मतलब नहीं, समझ माने उसे कुछ समझ में नहीं आता है। गैर हाजिर, गैर मतलब कहीं नहीं है, हाजिर मतलब उपस्थित, वह यहाँ पे उपस्थित नहीं है। ये हमारे हो गए उपसर्ग। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे हम आपके लिए लेकर आए हैं कि हमने क्या सीखा, बताइए हमने क्या सीखा। हिंदी साहित्य के लोकप्रिय विधा व्यंग से हमने परिचय प्राप्त किया कि नहीं किया, और हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ व्यंग्यकार श्री शरद जोशी जी द्वारा रचित जिसके हम मामा हैं पाठ का वाचन किया, एक भाग का। पाठ के अंतर्गत वार्तालाप के माध्यम से हमें यह संदेश मिला कि किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और भाषा की बात के अंतर्गत हमने क्या सीखा, भाषा की बात के अंतर्गत हमने सीखा कि हमने उपसर्ग के विषय में जानकारी प्राप्त की, उपसर्ग तथा शब्द को अलग अलग करना सीखा, है ना बच्चों, सीखा ना हमने, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, आइए कुछ विचार करें। जैसा कि हमने आपको जब पाठ पढ़ाया, मेरे अंदर भी कुछ प्रश्न आए थे और आपके अंदर भी ऐसे कुछ प्रश्न जरूर आए होंगे। पहले बात करते हैं कि जिसके हम मामा हैं, पाठ के वार्तालाप से हमको ये तो समझ में आ गया कि अनजान व्यक्ति के पास हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन एक अनजान व्यक्ति किसी सज्जन पुरुष के पास आ पहुंचता है, वो कौन अनजान व्यक्ति है, मामा। पाठ के माध्यम से हमने पढ़ा कि एक अनजान व्यक्ति किसी सज्जन पुरुष के पास जा पहुंचा और प्रणाम करके उन्हें अपना मामा जी बना लिया। पाठ के एक अंश को पढ़ने के बाद कुछ प्रश्न हमारे मन में भी उठे और आपके भी मन में उठे। चलिए आइए उन प्रश्नों पर कुछ विचार कर लेते हैं। क्या आपने अपने किसी के साथ भी ऐसा होते हुए सुना है? ज़्यादातर हो जाता है बच्चों, जब हम कहीं नए जगह जाते हैं तो हो जाता है। या हमारे किसी सगे संबंधी के साथ कभी ऐसा हुआ है? ये जानकारी आप लीजिएगा। आखिर लेखक या दृश्य हमें दिखाकर व्यंग्य के माध्यम से हमें क्या कहना चाहता है? इसमें व्यंग्य कहाँ था?
कि मामा जी तौलिया लपेटे घाट में घूमते रहे और उनका भांजा, मुन्ना रूपी भांजा, वो उनको नहीं मिला। अब क्या लेखक हमें सतर्क करना चाहते हैं या कोई भविष्य में होने वाली घटना के प्रति हमें सचेत करना चाहते हैं? इस प्रश्न का उत्तर बच्चों आपको अगले भाग में मिलेगा, है कि नहीं? तो चलते हैं अब हम आगे की तरफ कि हम आपके लिए लेकर आए हैं गृह कार्य, क्योंकि इस भाग को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। इस प्रोजेक्ट को आप कीजिए और अगले अंक में हम आपसे मिलेंगे कि लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। गृह कार्य है, निम्न के शब्दों का प्रयोग एक ही वाक्य में कीजिए। जैसे ही, वैसे ही, इसलिए, क्योंकि, जितना, उतना। दूसरा प्रश्न है, अपने ग्राम प्रधान, सभासद, विधायक, एमएलए, सांसद, एमपी का परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व और सामाजिक छवि के बारे में अपने विचार लिखिए। ये आपका बच्चों प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे हमें अगले भाग में हम आपको इसी के विषय में बताएंगे। तो बच्चों, आज के लिए हमारा यहीं पर पाठ का एक अंक समाप्त होता है। अगले अंक में हम आपसे पुनः मिलेंगे कि लेखक हमसे क्या संदेश देना चाहते हैं अपने पाठ के माध्यम से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।